नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्री चिंतन की आधारशिलाएं, जिसमें आज का जो अध्याय है वह है कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नीतिवाद का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन में कई ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जिसमें द होली फैमिली है, सेलेक्टेड वर्क्स है और क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस है, द सिविल वार इन फ्रांस है और एन इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिसिज्म टू द हिगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, इनॉग्रल एड्रेस। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं इसमें। और मैनिफेस्टो भी इनकी प्रमुख रही हैं। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत दिया है उसमें मार्क्स ने यह इंगित किया है कि अब तक का जो इतिहास है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इस हाइपोथेसिस के साथ में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत भी किए। चूँकि कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वह बहुत महत्वपूर्ण है, इस सिद्धांत को इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नीतिवाद का सिद्धांत कहते हैं। मार्क्स उन इतिहासकारों से सहमत नहीं हैं जिन्होंने इतिहास को कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मात्र समझा है। मार्क्स के विचार में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है। कार्ल मार्क्स ने एक स्थान पर लिखा था कि सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियाँ, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। मार्क्स का इस कथन से ये मानना है कि अब तक जितना भी बदलाव हुआ है, जितना भी उत्थान और पतन हुआ है, चाहे वो बौद्धिक दृष्टिकोण हो या धार्मिक हो या कानूनी हो, वह सब भौतिक अवस्थाओं का परिणाम है। मार्क्स ने आर्थिक व्याख्या के आधार पर अब तक की तथा भावी मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई। इनमें से प्रथम 4 अवस्थाओं से समाज गुजर चुका है और शेष 2 अवस्थाएं अब आनी हैं। पहली अवस्था की बात करता है कार्ल मार्क्स, आदिम साम्यवादी अवस्था। सामाजिक विकास की इस प्रथम अवस्था में उत्पादन के तरीके बहुत सरल थे। पत्थर के औजार और धनुष बाण उत्पादन के मुख्य साधन थे और शिकार करना, मछली मारना, वनों से कंदमूल एकत्रित करना उनका मुख्य व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करने तथा जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए सामूहिक शक्ति जरूरी भी थी, इसलिए मनुष्य झुंड बनाकर साथ साथ रहते थे। इस अवस्था में निजी संपत्ति नहीं थी, अर्थात सभी समान थे। किसी प्रकार की कोई संपत्ति का मामला इसमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरी अवस्था इसमें आती है वो दास अवस्था आती है, यानी कि समय परिवर्तन के साथ साथ धीरे धीरे भौतिक परिस्थिति में भी परिवर्तन हुआ। अब व्यक्ति खेती और पशुपालन करने लगा। इस समय निजी संपत्ति के विचार का उदय हुआ। जिन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन के साधन अर्थात भूमि आदि पर अधिकार कर लिया गया वे दूसरे व्यक्तियों को अपना दास बनाने लगे, यानी कि वो लोग जिनके भूमि पर अधिकार हो गया था और वो लोग जिनका भूमि पर अधिकार नहीं था तो जबरन जो है जिनका अधिकार नहीं था उन्हें दास बनाए जाने लगा। इससे व्यक्ति का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया।
वे दूसरे व्यक्तियों को अपना दास बनाने लगे। आदिम समाज की स्वतंत्रता व समानता समाप्त हो गई। समाज स्वामी और दास दो वर्गों में विभाजित हो गया। अर्थात दास अवस्था में मालिक और दास ये दो वर्ग बन गए। ये दो वर्ग इसलिए बन गए क्योंकि जो व्यक्ति भूमि पर अधिकार कर रखा है, यानी जिस व्यक्ति के पास में भूमि अधिक है वह व्यक्ति शक्तिशाली, और जिसके पास में भूमि नहीं है वह कमज़ोर है। तो इस प्रकार कमज़ोरों को जबरन दास बनाया गया। मार्क्स का ऐसा मानना है। तीसरी अवस्था आती है वह सामंती अवस्था आती है। इस अवस्था में उत्पादन के साधनों में वृद्धि हुई। इसके साथ ही हल करगे का प्रचलन हुआ खेती के लिए। लोहे का हल का भी प्रचलन हुआ। कृषि, बागवानी व कपड़े बनाने के उद्योग का विकास हुआ। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत सामंत समस्त भूमि आदि उत्पादन के स्वामी होते थे, किंतु भूमि पर खेती और दस्तकारियों का कार्य कृषक व श्रमिक करते थे। इस अवस्था में किसानों पर सामंतों का नियंत्रण था। दास प्रथा की तुलना अगर करें तो उससे ये थोड़ा कम था। चौथी अवस्था आती है पूंजीवादी अवस्था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई जिसने उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। इस अवस्था में पूंजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। श्रमिक इस अर्थ में स्वतंत्र होते हैं कि पूंजीपति उन्हें बेच और खरीद नहीं सकते थे। इस तरह श्रमिकों के पास उत्पादन के साधन नहीं होने के कारण उनकी वास्तविक स्थिति दासों से अच्छी नहीं होती। इस शोषण के फलस्वरूप बुजुर्गा और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पूंजीवाद को समाप्त कर देती है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। यानी कि पूंजीवादी अवस्था औद्योगिक अवस्था है जिसमें आमूलचूल परिवर्तन होते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, लेकिन मालिक यानी कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग इन दोनों के बीच में गहरी खाई होती है इकोनॉमिक की। इसलिए ये गहरी खाई होने के कारण दोनों वर्ग यानी कि बुजुर्गा वर्ग जो है श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, तो श्रमिक वर्ग भी अपने हित के लिए वह संघर्ष करता है। और मार्क्स का मानना है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि श्रमिक वर्ग जो है पूंजीवाद को समाप्त कर देता है। अब यहाँ पांचवी अवस्था की बात कार्ल मार्क्स करता है, श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी अवस्था में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार जो प्रक्रिया है वह होगी, उसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक भौतिकवाद की पांचवी अवस्था आएगी। यानी वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो प्रक्रिया है वो आगे चलेगी और इसमें पांचवी अवस्था आएगी। इस युग में श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देगा और श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। और ये श्रमिक वर्ग मेहनत से राज्य शक्ति का प्रयोग करता है। बहुमत श्रमिक वर्ग के हाथ में होता है। कहने का मतलब इस पांचवी अवस्था में पूंजीवाद का समाप्त होते हुए श्रमिक वर्ग का अधिकार स्थापित हो जाता है और श्रमिक वर्ग के हाथ में ही उत्पादन होता है और उसके पास में वो सारे अधिकार आ जाते हैं। छठी अवस्था होती है वह है साम्यवादी अवस्था। पूंजीवाद के पूर्ण विनाश के बाद अंतिम अवस्था साम्यवादी अवस्था आएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। इसके अंतर्गत समाज राज्य विहीन, वर्ग विहीन होगा। वर्ग एक श्रमिक यानी केवल एक ही वर्ग होगा, वह श्रमिक वर्ग होगा।
और इसमें जो है वितरण का सिद्धांत लागू होगा, अर्थात वितरण इस रूप में कि प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करें और उसे आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति हो, यानी जो जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसा ही काम मिले। जिस ढंग से कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस सिद्धांत को लागू किया, कहा, सिद्धांत के बारे में जानकारी दी, उसी दृष्टिकोण से अनेक विद्वानों ने कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत की धज्जियां भी उड़ाई हैं। यद्यपि इससे पूर्व कार्ल मार्क्स ने जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए कि इसके निष्कर्ष क्या हो सकते हैं। जैसे सामाजिक जीवन में परिवर्तन ईश्वर की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचारों से नहीं होता है, इनमें सामाजिक विकास के निश्चित नियम होते हैं। मार्क्स का कहना है कि ईश्वर के कारण कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि इनके निश्चित नियम पाए जाते हैं। दूसरी बात, मार्क्स कहता है प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक अवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व हो, यानी जिस वर्ग के पास में उत्पादन के साधन होगा वही जो है वर्ग का आधिपत्य स्थापित होगा। तीसरी बात, मार्क्स निष्कर्ष के रूप में कहता है कि सामाजिक व्यवस्था उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है, यानी आपका उत्पादन किस प्रकार का है तो आपका समाज भी उसी प्रकार का होगा। एक स्थान पर मार्क्स ने कहा था कि जैसे हाथ की गट्टी का इस्तेमाल होता था अन्न की पिसाई के लिए, तो समाज भी वैसा ही होता था, लेकिन जब हाथ की गट्टी का स्थान बड़े बड़े उद्योग धंधों ने ले लिया तो समाज भी उसी तरह का हो गया। चौथी बात, निष्कर्ष रूप में वर्ग संघर्ष मानवीय इतिहास की एक कुंजी है, यानी कि अगर हमें मानव इतिहास को देखना है तो वर्ग संघर्ष को देखना पड़ेगा। और पांचवा निष्कर्ष इसमें कहा गया कि पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की अवसंभावनाएं व्यक्त की, यानी कि ये निश्चित रूप से पूंजीवाद का अंत होगा और साम्यवाद निश्चित रूप से आएगा। कार्ल मार्क्स की आलोचनाएं भी विद्वानों ने की है, जिसमें सबसे पहली आलोचना पर यदि हम बात करें तो इसमें आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल दिया है मार्क्स ने। यह सत्य है कि आर्थिक तत्व अधिकाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन केवल आर्थिक तत्व के आधार पर नहीं है, इसमें अनेक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तत्वों की प्रधानता भी होती है, जो कि कार्ल मार्क्स ने इसे इग्नोर कर दिया। दूसरी बात, अगर हम कहें तो आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। मार्क्स ने केवल आर्थिक आधार पर सभी घटनाओं की व्याख्या की है, जो गलत है, चूंकि ऐतिहासिक घटना का आधार आर्थिक तत्व नहीं माना जा सकता। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का कारण आर्थिक साम्राज्यवाद अवश्य था, किंतु इसमें राष्ट्रीय विचारों का संघर्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। गौतम बुद्ध का संन्यास, मराठों के पतन, भारत के विभाजन, अरब इजराइल युद्ध आदि घटनाओं की आर्थिक व्याख्या नहीं की जा सकती। तीसरी बात, यदि हम कहें तो आलोचना स्वरूप इतिहास के निर्धारण में संयोग के तत्व की उपेक्षा की है। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास की आर्थिक व्याख्या में संयोग के तत्व को भुला दिया गया है, जो मानवीय इतिहास के निर्धारण में सदैव एक मूल तत्व रहा है। 1768 में कोर्सिका, जहां पर नेपोलियन महान उत्पन्न हुआ था, फ्रांस के साथ न मिलाया गया होता तो नेपोलियन इटली का नागरिक होता। न केवल फ्रांस बल्कि समस्त यूरोप का इतिहास ही कुछ और होता। चौथी आलोचना यदि हम इसमें देखें तो मानवीय इतिहास के कालक्रम का निर्धारण जो कार्ल मार्क्स ने किया वो सही नहीं किया है। मार्क्स ने आदिम साम्यवादी, दास, सामंत, पूंजीवादी, सर्वहारा, इस अर्थ में सर्वहारा वर्ग का उदय पूंजीवादी युग के बाद आना चाहिए, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं हुआ है। 1917 के पूर्व जार का रूस एक पूंजीवादी राज्य नहीं वरन पूर्णतया एक कृषि प्रधान राज्य था। इसी प्रकार चीन भी सर्वहारा क्रांति से पूर्व औद्योगिक दृष्टि से कोई विकसित देश नहीं था। कहने का मतलब यह है
कि कार्ल मार्क्स ने जो आर्थिक तत्व पर ज़्यादा बल देने के कारण दूसरे अन्य कारकों की उपेक्षा की है जो सही नहीं है। और इसके साथ में जिस ढंग से उन्होंने कालक्रम को दर्शाया है वो भी ढंग सही प्रतीत नहीं होता। इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम कार्ल मार्क्स के इस ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को इग्नोर नहीं कर सकते। यह एक महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है और निश्चित रूप से उन्होंने वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।